हेलो व्यूअर्स, तो आई एम रेडी विद माय सॉल्यूशंस फॉर आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। ग्राफ पेपर आ गया, आपका रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आ गया। देखो, एग्जामिनर ने आपको हर तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी फॉर्म में भी दिए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी में, मैं तो कंसीडर इजी में ही करूंगी। 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट आपने लेना है, दोनों एक्सिस पे प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। तो 1 2 3, अब ए पॉइंट है आपका 1,3। 1,3 मींस आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ गया 3, तो इट मींस ए आ गया 1,3। नेक्स्ट इज बी, बी इज 1,2। बी इज 1,2 मींस इसी लाइन में हमारे पास बी है 1,2। नेक्स्ट आ जाएगा सी, सी इज 3 0। सी यहाँ पर आ रहा है, दिस इज 3 एंड 0, तो ये आ गया। अब इसका हमने रिफ्लेक्ट करना है ए और बी का एक्स एक्सिस से, और उनको ई और डी नाम देना है। ए और बी का एक्स एक्सिस से करेंगे, ए का करेंगे 1 एंड -3, तो 1 एंड -3 इसी लाइन में नीचे आ जाएगा 1 एंड -3। जो ए का हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको हमने नाम देना है ई, और फिर जो दूसरा आएगा उसको देना है डी। मतलब बी का जो आएगा वो आएगा ये वाला पॉइंट आपका, मींस डी। डी का आपका बन जाएगा 1 एंड -2। तो ये हो गए एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के दो पॉइंट्स। नाउ आपको इसके बाद फिर से करना है रिफ्लेक्ट ए एंड बी, हमारा बी पार्ट हो गया। ए एंड बी थ्रू ऑरिजिन, ए और बी को ऑरिजिन से करेंगे, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। 1 का तो मतलब -1 एंड -3 आएगा, तो x का -1 और -3 मींस मेरा इस पॉइंट पे आ जाएगा ये -1 एंड -3, और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन का नाम हमने देना है f। जो उन्होंने दिए हमें वही नाम लेना है, तो दिस इज f पॉइंट, और दूसरा जो लेंगे उसका g हो जाएगा, यानी कि b का -1 और -2 इस पॉइंट पे आ जाएगा आपका -1 इन लाइन में, तो -1 एंड -2, दिस इज योर g पॉइंट। ये हो गया हमारे पास ई डी एफ जी। अब इसके बाद एबीसी को y एक्सिस से भी करना है, तो एबीसी को y एक्सिस से करेंगे तो आपके पास ये 1,3 है, यहाँ से ये 1 का जो साइन है वो -1 पे आ जाएगा, -1 एंड 3। y का पॉइंट चेंज नहीं होगा, और इसके रिफ्लेक्शन को हमने बोलना है j, दिस इज j। नेक्स्ट b का जब आप लेंगे, ये b पॉइंट है, b का जब हम लेंगे तो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे यही पॉइंट आ जाएगा -1 एंड इधर से 2, तो g के हमने रिफ्लेक्शन दिया है वो है i, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास h, और h है c वाले का, तो ये हो जाएगा ये पॉइंट हमारा -3 और 0, और ये h पॉइंट है। बस हमने इनको मिलाना है और क्रॉस फिगर बनानी है, ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। तो जिस फिगर में दिया हुआ है, जैसे a से b की तरफ आए, a से b पे जाना है, c पे जाना है, जैसे भी आएंगे हमने वैसे ही लेना है c। c से फिर हम d की तरफ आ रहे हैं, d से e, e से हम यहाँ से होते हुए f की तरफ आएंगे, g, g से h, h से I से j, और j से फिर दोबारा a। तो इस तरह की आपके पास फिगर बन रही है। अगर आप इसकी साइड्स कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं ये फर्स्ट साइड है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 साइडेड फिगर है, तो डेकागन इसका नाम हो जाएगा। और यू कैन ऑल्सो राइट 10 साइडेड पॉलीगन भी आप इसके अंदर दे सकते हैं आंसर। और मैंने इसकी फिगर बना भी ली है, आपको अगर ग्राफ पे भी चेक करनी है तो मैं आपको वैसे दिखा ही सकती हूँ, एग्जैक्टली भी यही फिगर आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा और आप क्लोज जाके देख सकते हैं, ये फिगर आपके पास इस तरह से बन रही है। तो ये एग्जैक्टली अगर आपने यही फिगर बनाई है तो आपके मार्क्स हो जाएंगे इसके अंदर। अब इसका हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस बहुत अच्छे चूज किए गए हैं, बट जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस अच्छी किया, आई डोंट थिंक कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, नए टाइप का क्वेश्चन हमें मिला है, यहाँ पर भी थोड़ा इतना बड़ा फिगर नहीं ले सकते, जगह ही नहीं रहेगी। इस तरफ आ जाते हैं। ये आपके पास एक बिल्डिंग दी है जो कि 30 स्टोरीड बिल्डिंग है, सीडी। ये सीडी बिल्डिंग है, यहाँ पर गिवन है। इसके साथ यहाँ पर ए बी, एक टावर का नाम दिया हुआ है, ये ए बी है। अब आपको पता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री के एंगल पे ही है, तो ये साइड इसके पैरेलल है, इट मींस इसकी जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर गिवन है, इट मींस ये भी हमारे पास 100 मीटर हो जाएगा। दिस इज पी पॉइंट। अब इसके अलावा इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, तो मैं भी एलिवेशन के साथ ही बना रही हूँ। ये एक लाइन आ रही है आपके पास, यहाँ पर एंगल आ रहा है ई, और ई गिवन है क्वेश्चन में कि ये मिड पॉइंट है, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड दिस एंगल इज 14, तो यहाँ पर भी आपका जो एंगल बन जाएगा ये 14 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ ही एक और पॉइंट जो ऊपर बिल्डिंग की ऊपर जा रहा है, ये भी डिप्रेशन का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज 35, तो हम इसको नीचे लाएंगे तो ये पूरा एंगल जो है वो 35 का हो जाएगा। तो ट्रायंगल्स ध्यान से आपने लेना है। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल, कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हमने एक्स वाई जेड या कुछ तो हमें लेना पड़ेगा इसको लेने के लिए, तो हम ईपी डिस्टेंस को एक्स ले रहे हैं,
इस वाले डिस्टेंस को मैं y ले रही हूँ और अभी नीचे वाले को भी हमने निकालना है तो इसको मैं z कंसीडर कर देती हूँ। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। इन ट्राइंगल, अब सबसे पहले मैं EPA ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो EPA ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड है तो ये 90, ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ 14 डिग्री का एंगल आपके पास आ रहा है। तो EPA में EP अपॉन नीचे आपके पास इसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस x अपॉन 100 यानी कि 10 और 10 का 14। तो 10 के 14 को आपको बताया भी हुआ है टेबल पे कैसे देखना है। दिस इज 2493 टेबल पे देखा आपने। x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.93 मीटर आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे अभी बाद में दोबारा काम आएगी। नेक्स्ट हम सेकंड ट्रायंगल यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं। दिस इज CPA। CPA में आपके पास अगर मैं ये पूरा ट्रायंगल लूंगी तो CP CE प्लस EP में लिख नहीं रही हूँ, x प्लस वाई मैंने एज्यूम आपको बता दिया अपॉन 100 P अपॉन B यानी कि tan का यहाँ पर लेंगे एंगल। अब दूसरा एंगल हमारे को 35 गिवन है। 35 को अगर आप टेबल पे देखेंगे 0.7002 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.02 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर अभी x प्लस वाई का आया है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अभी y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू के लिए 7002 मतलब 70.02 आया है, उसमें से आपको 24.93 जो अभी आया था वो माइनस करना है। माइनस करने के बाद यू विल गेट 45.09, ये y का आंसर आ जाएगा। y मीन्स हमारा CE का आंसर आ गया 4509 और हमें पता है ये हमारी हाफ है, इस पूरी उसका हाफ है ये। तो अब बस हमारे को नीचे वाली वैल्यू निकालनी है। अब हमें गिवन है, आपने लिखना है बिकॉज इट इज गिवन दैट E इज द मिड पॉइंट। E मिड पॉइंट होने का मतलब है कि जो y है वो नीचे वाले पूरे डिस्टेंस के इक्वल है, जो हमारा 2 में है, x और z दोनों में है। तो अब y का आंसर आया 45.09, x का आंसर ऑलरेडी 25.93 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका z का आंसर आ जाएगा 45.09 में से 24.93 माइनस करने पर यू विल गेट 20.16 मीटर। तो ये z है। अब z यहाँ से क्या है, AB है और आपको क्वेश्चन में टावर AB ही पूछा गया था। तो टावर AB की लेंथ जो है वो आपके पास z आ गई। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, यानी A पार्ट का आंसर हो गया। z इज इक्वल टू इतना, आप AB लिखेंगे। देन बी पार्ट में आपको बिल्डिंग CD की भी लेंथ निकालनी है। तो CD पूरा क्या है आपका CE का डबल है, तो ट्वाइस ऑफ CE। बस आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। CE का जो आंसर आपके पास आया है, हमने CE किसको माना था, y को, y का आंसर आया है 45.09। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 to 18 5 to 10 1 4 to 8 90.18 मीटर ये हमारा CD का लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिर से क्वेश्चन आ जाता है मॉड का। तो मॉड के लिए आपने इसको फिगर को बनाना है। अगर आप इसको फिगर पे बनाएंगे तो मैंने ये भी बनाई है, ये फिगर आपकी इस तरह से बन रही है। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको हिस्टोग्राम बना के, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आपने किंक देना है क्योंकि आपका आंसर जब वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 30 से हो रहा है यहाँ पर, 30 से 40 वाला। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से हम 30 के ले सकते हैं आगे आप इंटरवल 30 40 50 जितना जितना इंटरवल दिया गया है। 50 से 60 भी है, 70 भी है और 80 एंड देन आपको बस 80 तक है। वैसे फिर भी आप एक आध एक्स्ट्रा रीडिंग जरूर लेनी होती है। ये एक्स एक्सिस पे आगे आपने लिखना है यहाँ पर क्या है, क्या लिया है आपने, यहाँ पर मार्क्स लिया है यानी क्लास इंटरवल लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस इस तरफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरा मेंशन कीजिए और 10 से लेकर 34 तक जा रहा है। इट मींस आप 10 का इंटरवल ले सकते हैं। इन्होंने वैसे हमें दिया ही हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लेना है आपने। तो 2 सेंटीमीटर आपका जो पिंक वाला ग्राफ मैंने आपको बताया था, ये 2 सेंटीमीटर 10 हो गया, यानी कि 10 स्टूडेंट है तो 10 20 30 40 जहां तक मैक्सिमम जा रहा है आपका। आई थिंक 40 के ऊपर भी है, हाँ 40 के ऊपर भी है, यहाँ तक 50 थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम 30 पे ड्रॉ करते हैं। 30 से 40 के बीच में हमारा आ रहा है 10, तो 30 से 40 में हमारे यहाँ पर ये हिस्टोग्राम बार ऐसी आ जाएगी। रफ बना रही हूँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। 40 से 50 के बीच में आप आंसर चेक कर सकेंगे बस। 40 से 50 के बीच में 26 आ रहा है तो 25 और उसके बीच में यहाँ पर 26 आ गया। नेक्स्ट इज 40 मीन्स आपका ऊपर तक जाएगा, ये आपके पास 40 आ गया। 60 से 70 के बीच में 54 है, ये वाला हमारा 50 से भी ऊपर जाएगा। 54 यहाँ पर है, ये आपके पास इस तरह से आ गया। नेक्स्ट 70 से 80 में 34 30 और इसके बीच में ये 34 आ जाएगा। यहाँ तक ये पूरी ग्राफ्स आपकी इक्वल विड्थ की बनेगी क्योंकि आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली। अब यहाँ से आपने नीचे डॉटेड लाइन लानी है, यहाँ से इस तरफ डॉटेड लाइन लानी है
और यहाँ पर फिर आप एक वर्टिकल स्केल से डॉटेड लाइन डालेंगे और ये पॉइंट आपका मॉड का पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड आपका अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 65 से नीचे आ रहा है तो मैं इसको 64 ले रही हूँ। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 63 भी लिखा हो, बाकी मेरे पास पूरी कैलकुलेशन नहीं है। तो 63 मार्क्स जो है वो मेरे हिसाब से मॉड बन रहा है। आपने इसमें मॉड ही बताना था, हिस्टोग्राम ड्रॉ करके मॉड पूरा कैलकुलेट करना था। सेकंड पार्ट जो है वो फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्स करके आ रहा है। सेकंड पार्ट के लिए भी आपको डायग्राम्स, ग्राफ, इनकी नॉलेज पेपर में बहुत काम आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने इन टॉपिक्स को भी सीरियसली किया, बार बार मेरी वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, स्टैटिस्टिक्स ही सबसे ऊपर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेकेंड नंबर पे है। नहीं तो मैं इसका क्वेश्चन सिर्फ ऐसे समझाने की बजाय, ग्राफ पे दिखाने की बजाय मैं आपको उसका आंसर ही बता देती हूँ कि इतना आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर से परपेंडिकुलर है, स्लोप निकालेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स देने हैं आपने, तो पी के पॉइंट्स क्या बन रहे हैं 5,0। इसी तरह से यहाँ पर क्यू का पॉइंट भी पूछा है। क्यू का पॉइंट कितना बन जाएगा, नीचे आ रहा है क्यू, आपके पास क्यू का पॉइंट है यहाँ पर 3 यूनिट नीचे की तरफ आ रहा है। इट मीन्स ये वाई एक्सिस पे तो 0,-3 आ जाएगा आपके पास, क्यू का पॉइंट नीचे चला गया। अब बाकी क्या लेने हैं हमने, पी क्यू कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स ऊपर हो गया एंड 3 यूनिट अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ पर दिया ही हुआ है 3 यूनिट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। लाइन आर एस एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से पास कर रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पर आर एस लाइन जो है वो ओरिजिन से भी पास कर रही है, यानी 0, 0 से भी जा रही है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, पी का हो गया 50 और क्यू का आपके पास आ जाएगा 0,-3, क्योंकि वो नेगेटिव साइड में आ रहा है तो 0,-3। अब आपने इसकी स्लोप निकालनी है। इक्वेशंस ऑफ आरएस की इक्वेशन निकालने के लिए आपको जो पता है उसी के ले सकते हैं, तो पहले हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू की स्लोप के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कितना आ गया -3 अपॉन -5, यानी कि 3/5 आपके पास इसकी स्लोप आ जाएगी। 3/5 स्लोप को आप अब इसके अंदर डालेंगे जब, आपको इक्वेशन तो इसकी नहीं चाहिए, इक्वेशन हमसे पूछी गई है इक्वेशन आरएस की, तो आरएस की इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर स्लोप ले रही है। तो परपेंडिकुलर स्लोप के लिए आपको m डैश यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि -5/3 आपकी स्लोप आ जाएगी। तो -5/3 स्लोप आ रही है। अब इसका कौन सा एक पॉइंट है जो आपको पता है कि जहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, एक पॉइंट है ना आपके पास, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 भी 0 ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा 3y, उधर जाएगा -5x। तो 5x ले लिया हमने, इधर आया 5x और ये साथ में 3y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। QS की RS की इक्वेशन के लिए आपके पास एक पॉइंट ओरिजिन था, इसलिए आप वो ले सकते हैं, बाकी आप दूसरे पॉइंट्स के थ्रू भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट आपका जीएसटी का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बिल अमाउंट है, ये तो आपने इजीली कैलकुलेट कर ही लिया होगा। बिल अमाउंट में आपको कैलकुलेशन ही वर्क ज्यादा था और तो कुछ नहीं इसके अंदर आपको करना था। तो कैलकुलेशन में आपका आर्टिकल जो है वो 190 का दिया हुआ है। 190 के आर्टिकल की आपके पास कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, ये तो देखना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। अगर वही गलत हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी है, कितना है, ये सब चीजें लेनी है। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, इसके अंदर चेक वेदर टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इज करेक्ट और नॉट, कितना दिया है या नहीं दिया है। तो अब पहला आर्टिकल आपका 190 का है, उसकी क्वांटिटी 6 है, तो 190 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ रहा है 1140। इस पर जीएसटी पे करी है उसने 12%, तो 12% ऑफ 1140 आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज 136.8 रुपीज आ जाएगा। आर्टिकल बी के लिए आपके पास, ये हमने ए के लिए किया, ये बी के लिए, बी का 50 है और 12 आइटम्स हैं, तो कितना हो गया आपके पास 600 हो गया। इस पर जीएसटी पे कितनी करी है, नहीं सॉरी, इसमें आपको कुछ मिला भी है जीएसटी एमपी और ये दिया हुआ है। तो अच्छा, उसने बोला था 5% डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, अगर 10 से ज्यादा तो 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 5% ऑफ 600 का मतलब हो गया 5/100 इंटू 600, इट मीन्स 30 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 600 माइनस 30 मीन्स 570 रुपीज आपकी सीपी हो गई। और जब भी हम जीएसटी लगाते हैं तो वो सीपी पर होती है। अब जीएसटी 18% है, 18% ऑफ 570, तो 18/100 इंटू 570 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 102.67। तो ये हमने बी के लिए पे किया। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हमने पे किया है टोटल मिला करके, आर्टिकल ए के लिए 1140 पे किया है, जीएसटी के लिए हमने ये पे किया है, 570 हमने आर्टिकल बी के लिए पे किया है और उसका जीएसटी हमने ये भी पे किया है। तो इन सबको आप प्लस करेंगे तो यार बिल अमाउंट बन रहा है
1948.67। अब इसको हमने राउंड फिगर में देना है तो 48 नहीं हो सकता, 1950 हो जाएगा। तो रुपीज 1950 आपने पे किया है, जबकि उसने क्वेश्चन में ये भी लाइन बोली है आपको, फर्स्ट सच आर्टिकल कस्टमर पे 2000 दिया उसने, तो 2000 से ज्यादा पे किया, तो नो द बिल अमाउंट इज नॉट सेम, अभी उसका 50 रुपीज बैलेंस रहता है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 1, मैन बॉट रुपीज 200 शेयर। इट मीन यहाँ पर ये नॉमिनल वैल्यू गिवन है, इट इज रुपीज 200 शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट प्रीमियम। प्रीमियम आपको 25% दिया हुआ है, इट मीन मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 25% ऑफ 200, तो 200 तो है ही है, 25 अपॉन 100 इंटू 200, इट मीन्स 200 प्लस 50, यानी कि 250 रुपीज। तो 250 रुपीज हमारा फर्स्ट पार्ट है, मार्केट वैल्यू निकालनी है आपको, तो मार्केट वैल्यू आपका 250 आ गया। बी पार्ट के लिए डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर्ड। अब डिविडेंड परसेंट हम किस पे निकालते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट परसेंट, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, प्रॉफिट परसेंट ऑन हमारा मार्केट वैल्यू होता है, और डिविडेंड परसेंट जो है वो फेस वैल्यू पे होता है। प्रॉफिट परसेंट 5 है, तो 5 अपॉन 100, मार्केट वैल्यू अभी हमने 250 निकाला है, इज इक्वल टू डिविडेंड हमने निकालना है, तो डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू हमारे पास यहाँ 200 है, तो यहाँ से ये लेंगे आप, ये कटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये आया 125 अपॉन 10, और ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से डिविडेंड का परसेंटेज निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 2 जा, और यहाँ पर भी काटा आपने तो 5 1 जा हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और 25 5 जा 25 अपॉन 4, 25 अपॉन 4 का मतलब हो गया 6 तो आ ही जाएगा, हाँ 10 है, 6.25% आ जाएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए उसको बोला है नंबर ऑफ शेयर परचेज एनुअल डिविडेंड रुपीज 1000 है, तो इनकम का फॉर्मूला आपको मैंने NRF बहुत बार दिया ही हुआ था, तो इनकम 1000 आ रही है, एन आपने देना है, रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास 25/4 आ गया है, नीचे 100 आ गया, और फेस वैल्यू आपके पास यहाँ पर 200 है, तो यहाँ से एन का आंसर कितना हो जाएगा, जो कट रहा है वो काट देते हैं, 25 4 100 है, 4 5 ये 50 हो जाएगा, तो यहाँ से 1000 ऑलरेडी है, 4 ऊपर जाएगा, 50 नीचे आएगा, तो 50 नीचे आया, तो यहाँ से ये 1000 है, 50 का ये 20 हो गया, और 80, तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास यहाँ पर 80 आ जाएंगे। अगर आपका आंसर 80 आया तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट जो आपका आ रहा है वो है मीन मीडियन मॉड का, जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल आपको मतलब ग्रुप डाटा के लिए नहीं आया, उल्टा टेबुलेटेड डाटा के लिए आ गया है, तो एक्स और एफ तो ज्यादा इजी हो जाता है टेबुलेटेड डाटा में। तो आपके लिए अगर हमने देखा है आपने, तो मैंने तीनों तरह से आपको बताए हैं, रॉ डाटा भी है, टेबुलेटेड भी है, और ग्रुप तो आप करते ही हैं, पर इस बार ग्रुप ना देके उन्होंने टेबुलेटेड दे दिया आपको। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है 3 2 2 6 3 5 3। तो आपको मीन के लिए तो आपको पता ही है, एफ को कैलकुलेट करना है, तो डेक मेथड से हो जाएगा, 30 हो गया, 22 24 6 3 18 178 14 3 42, और लास्ट में आएगा यहाँ पर 70 75 आ गया, और 48 प्लस करेंगे तो योर आंसर इज 319। इट मीन्स आपका मीन कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एफ एक्स का आंसर आ रहा है 319, और सिग्मा एफ वालों को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो योर आंसर इज 24, तो डिवाइडेड बाय 24, यहाँ से 319 को 24 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर इज 13.29, ये आपका मीन निकल गया। मीन के साथ ही आपको मीडियन भी निकालनी है, मीन टू द नियरेस्ट होल नंबर है, जब होल नंबर में लाएंगे तो आपका सिर्फ 13 रह जाएगा होल नंबर, 0.29 आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि होल नंबर मीन्स आपको डेसिमल पार्ट नहीं लेना है। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन पार्ट के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इसी के ही आगे आप एक और कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना सकते हैं, जिसमें आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 3 3 2 5, यहाँ से 5 and 2 7 7 and 6, यहाँ पर 13, जो भी वैल्यू आई जा रही है लिखनी है आपने, 13 है, 16 देन 21 एंड 24, तो लास्ट तो यही है 24, यही रहेगा आपके पास। इट मीन्स आपका मीडियन कितना हो गया, इवन नंबर आ रहा है, तो 24/2th टर्म आपने लेना है, तो कितना हो जाएगा, 24/2 मीन्स 12th टर्म आपने लेना है। अब 12th टर्म किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 और 13 है, लेकिन हम अपर में लेते हैं तो हम 13 के अगेंस्ट जाएंगे, और 13 के अगेंस्ट हमारा यहाँ पर x कितना आ जाएगा, मीडियन कितना आ जाएगा, सो अवर मीडियन इज इक्वल टू 12th टर्म है, लेकिन आंसर 13 ही आ जाएगा। तो मीडियन और मीन दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर हम उसमें सिर्फ होल नंबर ले रहे हैं तो मीन और मीडियन का आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह से कैलकुलेशंस करके थोड़ा सा शो भी करना था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है। और अगर आपने किया है तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम हम अभी अभी में सॉल्व भी करें, हमने डिस्टेंस और ये वाले अभी हमने बहुत बार कैलकुलेशन करी हैं इनकी कैलकुलेशंस। तो इसमें क्या गिवन है देख लेते हैं। डिस्टेंस गिवन है और स्पीड का दिया हुआ है, ओरिजिनल स्पीड इतनी है और इसमें कवर चेंज करेंगे, रेन की वजह से स्पीड स्लो हो रही है और इसलिए क्योंकि स्पीड स्लो हो गई है तो टाइम जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा लग रहा है। तो कितना कितना आ रहा है ये आपने देखना है। ओरिजिनल स्पीड जो हमसे मांगी गई है वही हम लेट कर लेंगे। लेट ओरिजिनल स्पीड जो है वो आपके पास आ रही है इज इक्वल टू एक्स। तो आपका स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पर डिस्टेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, डिस्टेंस इज 350 किलोमीटर ऑलरेडी गिवन में है। आपके स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है तो हमें टाइम के उसमें लेना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 350 और स्पीड कितनी है, अभी तो x है लेकिन उन्होंने बोला बाद में रिड्यूस हो गई है। जब स्पीड रिड्यूस होगी तो यहाँ पर हमें रिड्यूस स्पीड भी लिखनी है, कितना कम हो रही है -20, तो x -20 हो जाएगा, तो x -20 तो आपके पास दूसरी स्पीड इतनी आ जाएगी। अब x -20 में क्योंकि स्पीड कम है इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी तो -350 अपॉन x ले लेंगे इज इक्वल टू 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो बस इसको आपने सॉल्व करना है। x -20 350 को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉमन ले लेंगे, x -20 में -20 हो जाएगा और +20 हो जाएगा इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया तो 350 इंटू 20 आ रहा है और उस तरफ जाएंगे तो 2 इंटू एक्स है और x -20 है, जिसमें से ये भी कैंसिल हो रहा है तो 10 आ जाएगा। इसको खोलेंगे क्वाड्रेटिक बनने जा रही है x स्क्वायर -20x और उधर जाएंगे तो -3500 इज इक्वल टू 0 ये आपके पास आ जाएगा। आप 3500 है तो आपको दिख रहा है 70 और वो तो बड़ा नंबर 70 है, 70x में लेंगे प्लस का आपके पास 75 35 बना है ना तो 50x -3500 इक्वल टू 0, x कॉमन x -70 प्लस 50 x -70 इक्वल टू 0, x -70 का ही प्लस में आएगा क्योंकि स्पीड आपको पता है माइनस में आ नहीं सकती है, तो x का आंसर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर ये आपका आ जाएगा ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। विद द रिड्यूस स्पीड द नंबर ऑफ आवर्स दे टुक टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर अब इसका बी पार्ट भी इग्नोर नहीं करना, ए पार्ट तो है ही है। रिड्यूस्ड स्पीड, अगर रिड्यूस स्पीड हो गई है, ये हमने क्या ली थी रिड्यूस मतलब आपका 70 किलोमीटर पर आवर जो है वो ओरिजिनल स्पीड है। जो रिड्यूस्ड स्पीड है वो कितनी है, इससे और कम है, तो रिड्यूस्ड स्पीड इज इक्वल टू 70 -20 इट मीन 50 किलोमीटर पर आ जाएगी। अगर हम वो ले रहे हैं तो नंबर ऑफ आवर दे टुक टू रीच द डेस्टिनेशन तो कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है 350 और डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी आ जाएगी 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 आवर, क्योंकि ओरिजिनली आप चेक भी कर सकते हो 7 आवर आ रहा है जब रिड्यूस स्पीड है, 5 आवर आएगा जो आपके पास ओरिजिनल स्पीड आ रही है और टोटल भी इनका गैप भी जो है वो 2 आवर का ही आ रहा है। इट मीन आपका आंसर यहाँ से करेक्ट है, ये चेक भी हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली आप अगर ध्यान से करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इसके अंदर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अब हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो हम एक्सटर्नल रेडियस ले लेंगे विच इज 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गया और इंटरनल 6 है, इट मीन 6/2 मीन 3 सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों आ जाएंगे। इज मेल्टेड एंड मेड इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, तो यहाँ से हमने वॉल्यूम लेनी है, वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड हॉलो, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर हमने हॉलो स्फीयर लिया है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा जब हम मेल्ट करेंगे। अब हॉलो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन क्योंकि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैं तो हमें दोनों लेना है, इज इक्वल टू इसकी क्या होती है पाई आर स्क्वायर और एच, चाहो तो थोड़ा सा 1 लगा दो क्योंकि कोन की अलग रेडियस है वो हमें निकालना है। अब इसमें दोनों तरफ पाई पाई तो है वो हम कैंसिल कर देंगे, 4/3 आर हमारे पास 5 है, 5 का क्यूब माइनस अंदर वाला रेडियस 3 है, 3 का क्यूब, आर स्क्वायर हमने निकालना है और कोन की हाइट इज 8 गिवन इन द क्वेश्चन, तो 4/3 यहाँ पर आ गया 125 -27 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 8। फिर से कैलकुलेट करेंगे 1 इसे माइनस करेंगे 98 आ गया, नीचे आ जाएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप आर स्क्वायर को कैलकुलेट कीजिए, आपका कितना आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 यहाँ से 49 और ये कौन है सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो 1/3 भी आपके पास यहाँ पर है जो कि यहाँ आ जाएगा 3 और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 49 आ रहा है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमने R1 यानी कि कोन का जो रेडियस लिया है उसकी वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अगर आपने करेक्टली किया है
बस इसमें रेडियस से आपको निकालना था, उसी के 3 मार्क्स थे। बस कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए आप इक्वल कर क्या करेंगे, तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। आपने देख ही लिया, मेंसुरेशन के भी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, सर्कल्स के भी आए हैं, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही 4 चैप्टर आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना। आपका एक क्वेश्चन जो मेरी अगर आपने देखी हुई है तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का आपका 3 या 4 मार्क्स का ही ये वेटेज होता है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ रहा है आपके पास। मिसेस सुष्मिता वेंट टू ए फेयर और एंड पार्टिसिपेटेड इन ए गेम, तो गेम के हिसाब से आपको दिया 1 से लेकर 30 तक के 30 कार्ड्स हैं आपके पास, 3 प्राइजेस देने हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। मैं पूरा सैंपल स्पेस का लिख नहीं रही हूँ, 1 से लेकर 30 तक पूरे आ जाएंगे आपके पास। 1 से लेकर आपने 30 तक के पूरे कार्ड्स लिखने हैं, ये आपकी सैंपल स्पेस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग के लिए आपको हर एक में फॉर्मूला जैसे मैंने बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये पूरा लिखना है आपने, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। आपका पार्ट सॉल्व करते हैं। वॉल क्लॉक के लिए, वॉल क्लॉक के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपके पास इनमें से कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 है, 4 है, इसके अलावा और कौन है, 9 है, 16 है और 25 है, टोटल 5 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग क्या हो जाएगा, 5/30, यानी कि 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल के कॉरेस्पॉन्डिंग इवन नंबर विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो इवन नंबर के लिए पहले हमारे को सारे लिखने पड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, वैसे तो आप रफली भी कर सकते हो 20, इसके अलावा भी 22, 24 और 26, 28 एंड 30, लेकिन इसमें से हमने कौन से लेने, सिर्फ जो 3 के भी मल्टीपल हैं, तो 6 आ जाएगा, 6, 12, 18, 24 एंड 30, तो ये 5 ही आ जाएंगे फिर दोबारा से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/30, यानी कि फिर से 1/6 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है सी, जिसमें पर्थ है, जिसमें प्राइम नंबर आ रहे हैं। हम प्राइम नंबर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक में सबसे स्मॉलेस्ट 2 हो गया, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, इसके बाद 11 आ गया, 13, फिर 17, फिर 19 और 23 भी आएगा और उस लाइन में 29 भी आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/30, इट मीन्स 1/3। हर एक पार्ट एक एक नंबर का है, जो कैलकुलेशन ठीक है उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे मेरे अकॉर्डिंगली। 1/6, 1/6 और 1/3 ये आपका आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन का। In question 9, part number 3, X, Y, Z and C are the points on the circumference as you can see in the diagram with center O. AB is a tangent to the circle at X and Z, Y and X, Y equal है। ये चीज एक और चीज इसके अंदर दी हुई है, Z, Y और X, Y equal है। गिवन OBX 32 वो गिवन है एंड AXZ 66 है, ये भी आपके पास है। अब यहाँ से सबसे पहला एंगल हमने BOX निकालना है, तो BOX फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, पहले ये देखिए, BOX मीन्स हमें ये सेंटर पे एंगल निकालना है, तो इट मीन्स अगर ये हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्रेकिंग ट्राइंगल OXB, इन ट्राइंगल OXB आपके पास इस एंगल को हम BOX ही लिख लेते हैं, एंगल BOX प्लस 90 प्लस 1 इज गिवन एज 32, तो हम इसके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 आ जाएगा आपके पास। तो एंगल BOX इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 32, बेसिकली 90 माइनस 32, तो यहाँ से BOX की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इट इज 58 डिग्री, इट मीन्स ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये 58 आ गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि एंगल BOX इज इक्वल टू 58। अब नेक्स्ट पार्ट में CYX, यानी कि हमें CYX निकालना है। अब CYX कहाँ बन रहा है, CYX हमारा यहाँ पर बन रहा है एंगल, तो CYX एंगल कौन सी आर्क बना रही है, CX ही बना रही है, यही CX आर्क सेंटर पे 58 बना रही है, तो CYX कितना हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू CYX इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर आया COX और उसका हाफ। अब COX किसके इक्वल है, अभी हमने किया BOX, तो BOX का हाफ हो जाएगा। लिखना है आपने क्यों हमने हाफ लिया है, क्योंकि ये सेंटर पे बना रहा है और वो बाउंड्री पे बना रहा है, तो हाफ इंटू BOX आपके पास 58 है, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2 and 9 29, यहाँ ये जो एंगल आ गया दिस इज 29 डिग्री, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इन थर्ड पार्ट ZYX, अब ZYX कहाँ पर बन रहा है,
दिस इज जेड वाई एंड एक्स। जेड वाई एक्स तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ये देखेंगे अगर आप, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट है और यहाँ पर ये 66 का ऑल्टरनेट सेगमेंट है। तो सी पार्ट के लिए जेड वाई एक्स हमें चाहिए एंड जेड वाई एक्स किसके इक्वल हो रहा है, ए एक्स जेड। क्या है यहाँ पर, ये 66 है, वो भी आएगा, हमने सिर्फ लिखना है ऑल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है, इसलिए हमने लिखना है यहाँ पर रीजन। अब आ जाते हैं हम डी पार्ट पे जिसमें हमें ओ एक्स वाई देना है। ओ एक्स वाई मीन्स हमें ये एंगल देना है जो बीच का एंगल बन रहा है, और इसमें थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ओ एक्स वाई हमारा उस तरफ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इट मीन्स यहाँ से भी ये 90 का ही एंगल बनेगा, जिसमें से 66 ऑलरेडी गिवन है। तो 66 गिवन है तो ये हमारा बचा हुआ जो है ये निकल जाएगा, यहाँ से कितना निकलेगा, टोटल एंगल कितना बना, पहले हमें पूरा देखना है इसको। इस ट्राइंगल के अंदर आना पड़ेगा हमें, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इट मींस यहां से ये पूरा एंगल और यहां से ये पूरा एंगल सेम आएगा। एक एंगल हमारे पास यहाँ पर आ गया ऑलरेडी, हमने 66 ले लिया, तो मतलब इसको हम y ले लेते हैं, तो y प्लस वाई हमारा दोनों, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से ये एंगल और ये एंगल सेम आ जाएगा। y प्लस वाई प्लस आपका यहाँ पर 66 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, इट मीन यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 66 हो जाएगा, और 180 माइनस 66 मीन्स आपका आ गया 114, जिससे y का एंगल आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से ये एंगल आपके पास आ गया 57। अब ये एंगल 57 है, ये कितना है, ये पूरा का पूरा 57 है। इस 57 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब क्या आएगा, इधर ये 99 है तो पहले हमें ये पतला वाला एंगल निकालना पड़ेगा, यानी कि ओ एक्स जेड। तो अब यहां से देखिए ओ एक्स जेड कितना आ रहा है, ओ एक्स जेड कितना है, 90 में से 66 को माइनस कर देंगे, so 90 minus 66 is 4 and they 24। तो अब ये पतला वाला जो एंगल है ये 24 बन गया, मींस ओ एक्स जेड 24 हो गया। अब ये पूरा एंगल हमारे को पता है y एक्स जेड इज इक्वल टू, अभी हमने 57 निकाला तो जिसमें से उन्होंने जो हमसे मांगा है यानी कि ओ एक्स वाई, जो आपको नंबर दिया गया, नाम दिया गया, उसी उसमें देना है आपने ओ एक्स वाई। तो नाउ ओ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 57 है, उसमें से 24 माइनस कर दोगे यानी कि 33 डिग्री आपका ओ एक्स वाई आ जाएगा, यानी ये जो रेड में मैंने मार्क किया ओ एक्स वाई इज इक्वल टू 33 डिग्री। ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, जिसमें आपको दो तीन चीजें लेनी पड़ेंगी। पहले 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है क्योंकि टेंजेंट और सेंटर बना रहे हैं, तो उसमें से 30 माइनस करोगे 90 में 66 तो 24 आ जाएगा। इट मीन ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो पतला एंगल है, ये 24 आ गया। अब 24 ये पूरा है और ये पूरा यहाँ पर अभी हमने कितना निकाला, दिस इज 57, तो ये 57 है, में से 24 हम माइनस कर देंगे तो ये रेड पार्ट जो मैंने मार्क किया है मींस आपका ओ एक्स वाई वो 33 डिग्री पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जीपी का क्वेश्चन आ गया आपके पास। जीपी में 1701 इज द nth टर्म ऑफ जीपी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और जीपी की वैल्यूज हैं 7, 21, 63 एंड सो ऑन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, nth टर्म हमें दिया, मतलब एन निकालना है आपको। तो पहले आपको ए तो दिख ही रहा है 7 है, आर कितना है 21/7 है, या फिर 63/21 करेंगे तब भी आपके पास R3 ही आ रहा है, तो R3 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एन मतलब हमारी लास्ट टर्म हो गई, तो ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1701 है, ए की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू 3 है, एन माइनस 1 है, 1701 है, 3 एन रेज टू पावर माइनस 1, 1701 डिवाइडेड बाय 7, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 243। अब 3 रेज टू पावर यहाँ पर n माइनस 1 है और 243 जो होता है वो 3 रेज टू पावर 5 होता है, इट मीन्स आप इनकी पावर एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 6। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में हैंस फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए आपके पास सम का फॉर्मूला है ही है, क्या होता है सम का फॉर्मूला a। अब यहाँ पर r आपका बड़ा ही आ रहा है तो rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a की वैल्यू 7 है, rn मतलब r कौन है 3, और n कितना आया अभी आपके पास 6, तो 3 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो ये आपने करना है। यहाँ पर 7 है, 3 रेज़ टू पावर 6 को लूंगी तो अभी हमने करा था 243 को और एक बार करेंगे तो 729 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किया 728 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काटोगे तो आपके पास यहाँ 364 आ जाएगा, और 364 को 7 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2548 आपके पास यहाँ ये आंसर है फाइनल।
2548। तो आपका सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो इतना आ रहा है। एक और क्वेश्चन सर्कल से, तो अब सर्कल्स का एक और क्वेश्चन इसके अंदर जिसमें हमारी टेंजेंट कोऑर्डिनेट वाली आई है। अगर आपको याद हो, मैंने स्पेशल सर्कल के साथ ही टेंजेंट और कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज सारी आपको करवाई हैं, वीडियोस नॉर्मल वाले भी अपलोड करी हैं। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको इस क्वेश्चन को देख के खुशी होगी। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि हाँ जी हम सर्कल छोड़ देते हैं, तो उनको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि हमें सर्कल नहीं छोड़ना चाहिए था। एस आर है, सेंटर है आपके पास, टी है, एक्स है और ये पी पॉइंट है। तो बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको। अब इसमें एक्स टी पी एट पी टेंजेंट पे यहाँ पर मीट कर रहा है आपका, ये टी पॉइंट पे मीट कर रहा है। प्रूव डेट, सबसे पहले हमें ट्राइंगल ही लेना है, पी टी आर एंड ट्राइंगल पी एस टी। दोनों के अंदर एक एंगल पी पी तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, पूरा नाम लिख के आप लिख सकते हो ये कॉमन एंगल हो गया। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, जब भी एक टेंजेंट एक कॉर्ड के साथ एंगल बनाती है ऑल्टरनेट सेगमेंट में, वो एंगल सेम होता है। कितनी बार हमने ये प्रॉपर्टी करी है, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल का लेंगे तो ये एंगल बन रहा है पी टी आर इज इक्वल टू, वहां का लेंगे तो पी एस टी, दोनों सेम आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो दो एंगल इक्वल होने की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल पी टी आर इज इक्वल टू PTR is similar to triangle PST by A axiom। अगर अब हमें फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही प्रूव करना है। बी पार्ट के लिए आपके पास आया है प्रोपोर्शनल साइड का यूज करना है इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो हम साइड प्रोपोर्शनल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। तो आप लीजिए, इसके अंदर PT आ गया पहले वाले का, यहाँ से PS आ जाएगा, यहाँ से PR ले लेते हैं और यहाँ से फिर से PT आ जाएगा। इट मीन अगर आप लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। इस साइड में जहां मैंने ये प्रोपोर्शन लिखा है, आपको लिखना है यहाँ पर थ्योरम के लिए कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इतना चीज आपको लिखना रहेगा। ये वाला आपका आ गया। इसको ऐसे नहीं कि हमने सर्कल्स के साथ प्रूव किया है, ये वैसे ही हो रहा है प्रूव। अब PR की वैल्यू 4 है, तो अभी आपने करा ही है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। तो PT स्क्वायर है, PR की वैल्यू इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 4 सेंटीमीटर एंड PS एज 16, तो इट मीन 64। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मीन्स PT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट PT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चलिए एक और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका, थर्ड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, सर्कल चैप्टर, मेंसुरेशन आपने देख ही लिया, रिफ्लेक्शन, वही चैप्टर्स हैं, बिल्कुल वही मार्क स्कीम है जो आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि हाँ ये है ये नहीं है। अब आपको शायद आपका आंसर मिल गया होगा। ऑलरेडी ओजिव बना हुआ है, मैं पूरा ओजिव ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप अभी पेपर देकर आए हो तो आपको पता ही है ये ओजिव बना हुआ है। सिर्फ आपको आंसर्स देने हैं ओजिव के अकॉर्डिंगली कि कहाँ पर कौन सी चीज बन रही है और हमारा कितना आंसर आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, अब आपको सबसे पहले बस इतना चेक करना है यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर मंथली सैलरी लिखा है और इस तरफ आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा है। इतना तो आपको ओजिव देख के ही पता लग रहा है, आपको बनाना नहीं आया, सिर्फ इंटरप्रेट करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर कहाँ होते हैं, जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है। अगर आपने टेबल बनाया है, इसका थोड़ा सा रफ टेबल हम अभी अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि जो जो इन्होंने वैल्यूज दी हैं ये आपको यहाँ से दिखाई दे रही है, 0 to 2 to, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ बना रही हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10 है और 10 से लेकर 12 तक भी है, 10 to 12। ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आएगी, क्योंकि ओजिव है तो इससे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आ सकती है, नॉर्मल तो आ नहीं रही है, लेकिन वैल्यूज आपको इजीली दिखाई दे रही हैं। 10 है, 20 है, जो उसकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट आप रीड करोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। जो ऑर्डिनेट्स है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो अपर फ्रीक्वेंसी और ये लेते हो, वही चीज आपको यहाँ से यहाँ टेबल पे लेकर आनी है। पहले आप टेबल से ओजिव पे लेते हो, यहाँ ओजिव से टेबल पे लेकर आना है आपको। 70 और 75 ये वैल्यूज गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्कर, जो हमारा लास्ट आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वही टोटल नंबर होता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर मीन 75 आ गया। बी पार्ट के लिए मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास कहाँ है, ये हमारे पास ऑड नंबर है तो +1/2th टर्म देखेंगे हम। 2th टर्म कितनी आ गई, 75 + 1 मतलब 76/2th, यानी कि कितना बना
करेंगे इसको 38 तो 38 के कॉरेस्पॉन्डिंग आना है। तो अब 38 को आप यहाँ जो आपके पास ओजिव है 38 से आप नीचे लेकर आएंगे, तो 38 से नीचे लाने पर यहाँ पर मीडियन क्लास आपको खुद ब खुद दिखाई दे जाएगी, 6 to 8 के बीच में आ रही है। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं 35 और 30 मतलब 38 जो है वो इन दोनों के बीच में लाया करता है, और हम अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेते हैं वो हमारी मीडियन क्लास होती है। तो यहाँ 6 to 8 मेरा मीडियन क्लास निकल जाएगा। अगला पूछा उसने लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल भी आपको बताया हुआ है n/4, जैसे यहाँ n/2 लेते हैं वो n/4 हो जाएगा। तो n तो हम 75 + 1 ही करेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4th टर्म लेंगे, तो 76 को 4 से करेंगे तो 1 आ गया, और 36 मतलब 19, तो यहाँ पर 19th टर्म आ जाएगी। अब 19th टर्म किन दोनों के बीच में है, 10 और 20 के बीच में, लेकिन मैंने क्या बताया अभी अपर देखते हैं हम, तो 20 वैसे भी अगर आप ओजिव पे भी ड्रॉ करोगे तो आप 20 से नीचे आओगे तो वो अपने आप ही उसी क्लास के अंदर आएगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप यहाँ से 20 वाला लेंगे, मतलब 19 वाला ही लेंगे, 19 वाला लेके जब आप नीचे आएंगे वो अपने आप आपको सेकंड वाले क्लास के अंदर दिखाई देगा, यानी कि 2 to 4 वाले के अंदर जो है वो आपका लोअर क्वार्टाइल क्लास पूछा उसने, आंसर पूछा ही नहीं है। तो 2 to 4 में लाई कर रहा है, पहले वाला 6 to 8 में लाई कर रहा है, ये वाला 2 to 4 में लाई कर रहा है, सिर्फ क्लास लिखनी है आपने। फिर लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो भी थोड़ा बहुत मजेदार टाइप क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्कर हैविंग मंथली सैलरी मोर देन और इक्वल टू 6000। तो अब आपने 6000 कहां से लाना है, अब 6000 आप नीचे से लाओगे, 6000 यहां से आप ऊपर लेकर आओगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को यहाँ पर रीड करोगे, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास आ रही है 35, और इसके अलावा बट लेस देन 10,000, तो 10,000 वाले को लाओगे और 10,000 वाले को कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ रीड करोगे, उसके वैल्यू अगेंस्ट आ रही है आपके पास 70। अगर आप देखोगे तो साफ साफ दिया ही हुआ है, तो उसने बोला सिर्फ उसके बीच में, तो बीच में कितने हैं, बीच में मतलब सिर्फ 70 में से 35 माइनस कर दोगे और 35 आपको आंसर देना है, इसके अंदर टोटल आंसर भी 35 ही आएगा। तो अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन शो करोगे, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी तो आपको शो करनी पड़ेगी, तभी आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे इसके अंदर। So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अगर अभी भी विश्वास नहीं करोगे तो पेपर ही खत्म हो जाएंगे। अब तो कर लो विश्वास, स्टैटिस्टिक्स के देख लो कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो उन्हीं चैप्टर्स पे आपके 50 मार्क्स कवर हो रहे हैं। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है, मुझे पता है उसमें 50 में से 50 नहीं आएंगे, लेकिन अगर कुछ भी अच्छे से कहना माना तो पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, है ना, और अच्छे भी आ जाएंगे। थैंक यू।